लेक्चर में हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। बेसिकली ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज नहीं है और वो वर्चुअलाइजेशन की फील्ड में अपना कैरियर इन्हेंस करना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की मीनिंग क्या होते हैं? नॉट रियल, कैन नॉट बी टच, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो रियल नहीं है उसको वर्चुअलाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पैंडेमिक में अभी हम क्या करते थे, अभी हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए हम क्या यूज़ करते थे? जूम यूज़ करते थे या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करते थे। तो उसके अंदर आप जैसे नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये पार्टिसिपेंट है, ये क्या है, ये अपने होम में है और यहाँ से एक मीटिंग हो रही है, यानी कोई वर्चुअल मीटिंग हो रही है। बेसिकली ना कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है ना कोई अपने ऑफिस में आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह की चीज़ को जो कि रियल ना हो लेकिन रियल फीलिंग दे, उसको हम कहते हैं वर्चुअलाइज। तो ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन होती है। इसी तरह अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में देखेंगे तो हम क्या करते हैं? हम वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्रिएट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डेस्कटॉप्स करते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं? वर्चुअल डेस्कटॉप्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग देते हैं फिजिकल कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा वर्चुअल से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो। तो लेट सपोज मेरे पास कोई फिजिकल सर्वर है, डेल एचपी का कोई भी सर्वर हो सकता है, वो मैंने परचेज किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सेकंड काम होता है मैं उस फिजिकल सर्वर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, लिनक्स, विंडोज़ या मैक, कोई भी हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। और लास्टली हम क्या करते हैं? उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई और ERP या SAP की एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हम वो उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हमारा यूज़र उस एप्लीकेशन को एक्सेस करता है डेटा सेंटर में। अब आप क्या करते हैं? लेट सपोज अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास सपोज जो आपका सर्वर था, बेस सर्वर, उसके ऊपर जो आपकी रैम थी वो थी 16 GB और जो आपका CPU था वो 4 कोर का CPU था। आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसमें आपका क्या हुआ? 4 GB रैम कंज्यूम हो गई और 1 CPU OS ने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद आपने कोई और एप्लीकेशन इस पर इंस्टॉल की, उसने 2 GB रैम कंज्यूम की और 1 CPU यूज कर लिया। तो आप देखें इस तरह आपने टोटल कितने GB रैम यूज किए? 8 GB रैम यूज किए और 2 CPU यूज करें, और अवेलेबल आपके पास कितने? 4 CPU और 16 GB रैम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 50% रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हुई, यानी आपका सर्वर जो है वो 50% एफिशिएंसी पे चल रहा है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपने यूज नहीं करी हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए कि हम सारी जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें, हम किसकी हेल्प लेते हैं? वर्चुअलाइजेशन की। तो वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होगा? लेट सपोज मेरे पास फिजिकल सर्वर वही होगा, डेल एचपी का जो भी था। उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? अब मैं उसके ऊपर एक वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, जैसे जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं, उस सर्वर उस सॉफ्टवेयर को। तो मैंने उस पर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर को इनेबल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अब देखें मैंने अब उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया बल्कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए। तो अब मेरे पास क्या हुआ? लेट सपोज अब वही मेरी एग्जांपल थी, मेरे पास 4 CPU और 16 GB रैम थी, वो मैंने सारी की सारी एलोकेट कर दी अपनी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को। तो उसमें भी 16 GB रैम और 4 CPU आ गए। अब मैंने क्या उस वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से मैंने क्या करा? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिए। जैसे इस पिक्चर के अंदर मैंने कितने करें? 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्रिएट कर लिए और हर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने 4 GB रैम और 1 CPU दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने क्या करा है? अपनी जितनी भी मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल थी मेरे सर्वर पे, वो मैंने सारी यूटिलाइज कर ली विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो जितनी भी हार्डवेयर आपकी रिसोर्सेज हैं, आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग द वर्चुअलाइजेशन टर्म, वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले है बेयर मेटल सर्वर। बेयर मेटल सर्वर क्या होता है? अ सर्वर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपने कोई सर्वर परचेज करा और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, तो इस टाइम इसको हम क्या कहेंगे? बेयर मेटल सर्वर। उसके बाद आता है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है? बेसिकली एक लेयर होती है, जैसे आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा, ये एक लेयर है जो मैंने हार्डवेयर और जो मेरी वर्चुअल मशीन है उनके बीच में मैंने इंस्टॉल कर दी, तो इसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। तो बेसिकली ये आपकी एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है। उसके बाद होती है VMs या वर्चुअल मशीन को हम क्या कहते हैं कि ये जो भी जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, तो उसको हम VMs कहते हैं, या VMs के कुछ और नाम दिए, जैसे हम उसको गैस ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये कहते हैं या गैस इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब लेट सपोज आपके डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर तो होता नहीं है, जैसे मेरे पास भी जो है वो 20+ सर्वर्स हैं। तो उन 20+ सर्वर्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम सारे सर्वर्स को एक साथ यूज कर सकें।
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन मैनेजर। अब वर्चुअलाइजेशन मैनेजर के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे मैं VMware यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर हम इसको कहते हैं vCenter। ऑरिकल में इस वर्चुअल मैनेजर को हम कहते हैं VM मैनेजर। बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, सारी अपना जितना वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है उसको मैनेज करते हैं। ये मैं इसी सीरीज़ के अंदर आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल मशीनें इसमें किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके बाद होता है VDIs क्या होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप किसी बैंक में गए हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए हो तो उनके पास जो टर्मिनल लगे होते हैं उनको कहते हैं डम टर्मिनल। यानी क्या होता है, खाली उसमें कीबोर्ड माउस लगा होता है और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसमें हार्ड ड्राइव होती ही नहीं है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से इंस्टॉल होता है, सर्वर पे होता है। उस सर्वर पे इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम कहते हैं VDIs, यानी वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको VDIs का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद होता है P2V कन्वर्जन। बेसिकली होता है क्या है, लेकिन जैसे मैं भी किसी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ पे फिजिकल सर्वर होते हैं। उन फिजिकल सर्वर को, जैसे ये मेरे पास 4 फिजिकल सर्वर हैं, उन फिजिकल सर्वर को मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल सर्वर में कन्वर्ट करता हूँ। और फिर मैं उनको किसी एक सर्वर पे या एक से ज़्यादा सर्वर पे उनको वर्चुअल मशीनें बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ माइग्रेशन करनी पड़ेगी। उस माइग्रेशन को हम कहते हैं फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्जन या माइग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसको P2V। इसी तरह एक होता है V2V का मतलब होता है वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक आपका सर्वर है जो कि आपका VMware पे बने और आपको अब जाना है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, यानी आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना है। अभी भी यहाँ वर्चुअल मशीन है और माइग्रेट होने के बाद भी वर्चुअल मशीन ही रहेंगी। तो इस तरह की माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, V2V या वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका कॉस्ट। लेट्स सपोज आपके पास जो थे वो 10 सर्वर्स थे, आपने क्या करा, वो सारे 10 सर्वर्स को वर्चुअलाइज करा एक सर्वर पे। यानी वो अब भी आपके पास जो है वो सारी सर्वर्स उतने ही होंगे, लेकिन जो फिजिकल सर्वर है वो आपके कम हो जाएंगे। तो आपके पास अगर 10 है तो आपके 9 सर्वर की कॉस्ट सेव हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, रियल एस्टेट। जैसे पहले मेरे पास जो होता है वो 25 रैक्स थे, अब मेरे पास क्या होगा, 3 रैक्स पे मेरा डेटा सेंटर श्रिंक हो गया। तो इसका मतलब है मेरे पास स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की भी सेविंग हो गई। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सपोज आपके पास 100 फिजिकल सर्वर चल रहे हैं और उनको आपने कंसोलिडेटेड करके 10 सर्वर पे लिया है, तो आप 90% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद होता है ईज ऑफ मैनेजमेंट। ईज ऑफ मैनेजमेंट ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब वर्चुअलाइजेशन नहीं थी उस वक्त मैं जब जॉब करता था तो अगर मुझे किसी सर्वर को एक्सेस करना होता था तो मुझे कीबोर्ड माउस उसके साथ अलग लगाना पड़ता था, स्क्रीन अलग अटैच करनी पड़ती थी, तो ये बड़ा हेडेक होता था। अब क्या होता है, मेरे पास सिंपल एक ही मैनेजमेंट कंसोल है, उससे मैं सारे अपने सर्वर को सिंगल कंसोल से एक्सेस कर लेता हूँ। उसके बाद होता है रिडंडेंसी। ये भी बहुत अच्छा इसका फीचर है। इसमें होता ये है कि अगर लेट सपोज आपका कोई पहले फिजिकल कोई सर्वर डाउन हो जाता था तो हमें जाके क्या करना पड़ता था, उसको पावर ऑफ करनी पड़ती थी और उसमें चेक करना पड़ता था कि कोई हार्डवेयर फेलियर है, रैम है, हार्ड ड्राइव है या कुछ भी है। फिर उसको हमें रिप्लेस करके दोबारा उसको ऑफ करना था, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब इसमें क्या होता है, लेसर डाउन टाइम होता है, क्योंकि अगर आपका कोई एक फिजिकल सर्वर डाउन भी होता है तो आपके पास क्या होती है, आप उस वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर को किसी और दूसरे सर्वर से रन कर लेते हैं। हार्डली ये जो होता है मेरा ख्याल लेस देन 1 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। हम देखेंगे किस तरह से। उसके बाद होता है फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन। तो इसके अंदर क्या होता था कि पहले अगर आप कोई फिजिकल मशीन या सर्वर लेते थे तो उसमें पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी, फिर डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता था। अब क्या हो गया, नए इन्वायरमेंट के अंदर आपके क्या पास बनता है, एक टेम्पलेट बनती है। टेम्पलेट क्या होती है, एक मास्टर कॉपी होती है आपके सर्वर की। आप उससे क्या कर सकते हैं, विद इन दी 10 सेकंड के अंदर दूसरा एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो काम पहले आप आवर्स में करते थे अब वो सेकंड्स में हो जाता है, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्स अवेलेबिलिटी का भी एक बहुत ज़्यादा ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे साथ ये होता था कि मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आता था और कहता था कि यार मुझे पास रिक्वायरमेंट है हार्ड ड्राइव की, मतलब मुझे स्टोरेज चाहिए, अभी मेरी 4 TB है, मुझे 8 TB दे दो। तो उस केस के अंदर हमें सर्वर को डाउन करना पड़ता था, नई हार्ड ड्राइव परचेज करनी पड़ती थी और फिर उसको हमें इंस्टॉल करना होता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रन टाइम के ऊपर उसकी मशीन को राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ और उस वर्चुअल मशीन को जितनी मुझे रिसोर्सेज देनी है, रैम बढ़ानी है या CPU बढ़ाना है या उसकी हार्ड ड्राइव बढ़ानी है, तो वो हम इजीली रन टाइम पे उसको एलोकेट कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। उसके बाद होता है बेटर टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। ये इसमें बहुत ही अच्छा फीचर होता है जिसको हम कहते हैं स्नैपशॉट फीचर। बेसिकली ये फीचर क्या करता है कि आपने कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिवर्ट करनी है वो सारी टेस्टिंग, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन को वापस अपनी ओल्ड स्टेट पे लेकर आ सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो ये सारे फीचर्स हम अभी डिटेल में देखेंगे, अभी तो खाली मैं आपको उसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ।
उसके बाद होता है लाइसेंसिंग की। पहले जब मैंने लाइसेंस लिए थे, लाइक सपोज मेरे पास 20 सर्वर्स थे, तो मुझे 20 लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब मुझे क्या करना पड़ता है, अब मुझे 20 लाइसेंस नहीं लेने पड़ते, बल्कि मेरे जो सर्वर में जितने भी सॉकेट्स होते हैं या जितने भी CPU मेरे इंस्टॉल हैं, मैं खाली उनके लाइसेंस लेता हूँ, तो मेरी लाइसेंस की कॉस्ट भी बहुत सेव हो जाती है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस थे। अब हम देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन वर्सेस क्लाउड। अब लोग जो है ना वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और क्लाउड क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने वर्चुअलाइजेशन देख ली है। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने फिजिकल सर्वर के अंदर वर्चुअल सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। क्लाउड क्या चीज होती है, क्लाउड क्या होता है, आर रिमोट लोकेशन विच यूटिलाइज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। यानी क्लाउड क्या होता है, कोई आप समझे कोई रिमोट डेटा सेंटर है, उसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है, यूरोप में भी हो सकती है, अमेरिका में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जिसके अंदर हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इज द एनवायरनमेंट। यानी आप जो एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है, एक डेटा सेंटर मिलता है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं एज अ टेक्नोलॉजी। अच्छा, क्लाउड कैन बी इंक्लूड फिजिकल, वर्चुअल एंड कंटेनर कंप्यूटर्स। यानी अगर आप कभी देखेंगे जितने भी हमारे क्लाउड्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास बहुत सारे रैक्स होते हैं जिनके अंदर फिजिकल मशीन्स होती हैं, फिजिकल सर्वर्स होते हैं। उन फिजिकल सर्वर्स पे हम क्या बनाते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, और फिर उस पर वर्चुअल मशीन के अलावा भी हम उसके ऊपर कंटेनर्स भी बना सकते हैं। ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको अपने डेटा सेंटर के मैंने आपको एक स्नैप दिया है कि लाइक सपोज मेरे डेटा सेंटर के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्या चीज इंस्टॉल होती है, फिजिकल सर्वर। उस फिजिकल सर्वर के ऊपर मैं क्या इंस्टॉल करता हूँ, वर्चुअलाइजेशन, ताकि मैं उस वर्चुअलाइजेशन की फीचर को यूज कर सकूँ। और उसके बाद मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेता हूँ। सही है, ये मेरा ओन डेटा सेंटर है। अच्छा, इस सारे डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, सारा मुझे डेटा सेंटर को मैनेज करना है। डेटा सेंटर को मैनेज का मतलब है उसकी पावर को भी करना है, उसकी कूलिंग को भी करना है, और उसके साथ जितनी भी एसेसरीज हैं वो सारी मुझे खुद मैनेज करनी है। उसके अलावा मुझे सारी हार्डवेयर की मैनेजमेंट भी करनी है कि किसी सर्वर में मुझे रैम ऐड करनी है या मुझे क्या करना है, हार्ड ड्राइव ऐड करनी है या कुछ रिप्लेस करना है, वो भी मुझे करना है। इसी तरह मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मुझे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या होगा, उसकी लाइसेंसिंग की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। और फाइनली जो मेरा आउटकम आएगा, मैं मैनेज करूंगा अपनी एप्लीकेशंस को, जो मेरा एंड यूजर करेगा। अच्छा, उस क्लाउड के केस में क्या होता है, अब ये क्लाउड डेटा सेंटर केस के अंदर भी ये सारी चीजें सेम होती हैं, लेकिन उसमें आपको खाली क्या चीज मैनेज करनी पड़ती है, आपको मैनेज करनी पड़ती है एप्लीकेशन। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये कौन मैनेज करता है, ये क्लाउड प्रोवाइडर करता है। जैसे आपने गूगल क्लाउड का नाम सुना होगा, AWS बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, ओरेकल क्लाउड है, इसी तरह बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है। ये सारी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर आपको सारी मशीन जो है ये क्लाउड वाले खुद ही क्रिएट करके देते हैं। आपको खाली अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करना पड़ता है। बाकी सारी मैनेजमेंट, जितनी भी अपडेशन है या जो भी पैचेस वगैरह हैं, वो सारे खुद ही क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्लाउड में ये सारा काम आपका नहीं होता, आपको खाली ये करना पड़ता है। तो ये क्लाउड आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन वर्सेस क्लाउड। तो वर्चुअलाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी होती है। क्लाउड क्या होता है, रिमोट लोकेशन यूटिलाइज द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ये हमने देख लिया। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट क्लाउड क्रिएट कर लिया। यानी मैं अपनी सर्विसेज जो है, अपनी जितनी भी मेरी जो दूसरे रिमोट ऑफिसेज हैं, उनको मैं सारी सर्विस दे रहा हूँ। एक पब्लिक क्लाउड भी होता है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि वो कोई भी मुझसे आगे परचेज कर सकता है, लेकिन वो हम अभी उस लेवल पे नहीं आए। जैसे AWS या अज्योर जो है, ये पब्लिक क्लाउड है, वहां से कोई भी जाके परचेज कर सकता है। तो बेसिकली प्राइवेट क्लाउड से थोड़ा सा एडवांस होता है। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ प्रोप्राइटरी आर्किटेक्चर। यानी मेरा एक अपना प्राइवेट आर्किटेक्चर है जिसको मैं स्पेसिफिक लोगों को ऑफर करता हूँ सर्विस, तो उसको मैं कहता हूँ प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, अब आते हैं VMware। VMware बेसिकली क्या है, VMware क्या है, एक आपकी कंपनी है। VMware इज एन अमेरिकन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कंपनी with headquarter is California. VMware is the first commercially successful company to virtualize the x86 architecture. Basically VMware एक कंपनी है जो कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर पायनियर समझी जाती है। VMware के पास अभी भी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है दुनिया में, सारे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर VMware के पास है। और VMware की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अच्छी और एडवांस और रिलायबल है। मैं खुद 20 साल से VMware को ही यूज कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली विकिपीडिया से मैंने ली थी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, हम VMware को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो VMware इज द लीडर इन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड हैज द मोस्ट मार्केट शेयर देन एनीवेयर एल्स।
सेकंड लाइन इज माइक्रोसॉफ्ट, यानी अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नंबर 2 पे आ गई, लेकिन नंबर 1 पे स्टिल अभी भी VMware ही है। VMware वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ESXi हाइपरवाइजर। जो VMware के अंदर जो सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको जनरल तो हम हाइपरवाइजर कहते हैं, लेकिन अगर वो VMware का हाइपरवाइजर होगा तो हम उसको कहेंगे ESXi सर्वर। उसके अलावा क्या है, VMware कंपनी नेम इज द सेम एज वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, यानी VMware का नाम भी सेम है और उनकी जो सॉफ्टवेयर के नेम है वो भी सेम ही है। उसके अलावा VMware के अलावा भी और बहुत फेमस कंपनीज हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपने सबसे जो सेकंड अभी VMware का कंपटीटर है वो माइक्रोसॉफ्ट है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो हाइपरवाइजर है उसको हम कहते हैं Hyper-V। इसकी भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख लें मेरे चैनल पे जाके। दूसरा है बहुत अभी इमर्जिंग है ऑरिकल के अंदर जो हाइपरवाइजर है उसको OVM या OLVM भी हम कहते हैं। उसके अलावा सिट्रिक्स बहुत ही फेमस है, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्लाउड्स पे सबसे ज़्यादा सिट्रिक्स ही यूज़ हो रहा है, तो सिट्रिक्स का Xen सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है। उसके अलावा रेड का जो है, रेड तो पाइनियर्स हैं लिनक्स के अंदर, तो इनका जो हाइपरवाइजर है उसको हम कहते हैं KVM। तो ये VMware के हम कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो VMware के अंदर जो सबसे इनका बेसिक प्रोडक्ट होता है, जो सबसे बिल्कुल बिगिनर लेवल का होता है, उसको हम कहते हैं VM वर्कस्टेशन प्लेयर। तो VM वर्कस्टेशन प्लेयर इज एन आइडियल यूटिलिटी फॉर रनिंग वर्चुअल मशीन ऑन विंडोज, लिनक्स और मैक OS। बेसिकली है तो ये बेसिक, लेकिन इसके अंदर पूरी हमारी लैब बन जाती है। मैं आपको इसी पे सारी अपनी लैब्स क्रिएट करके दिखाऊंगा। ESXi सर्वर की या कोई भी लैब हो, वो इतना पावरफुल है तो ये छोटा सॉफ्टवेयर, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। अब इसकी पावर का मैं तो फैन हूँ VMware वर्कस्टेशन का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूज वर्कस्टेशन प्लेयर टू डिलीवर मैनेज कॉर्पोरेट डेस्कटॉप वाइल स्टूडेंट एंड एजुकेटर यूज इट फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट में हम इसको यूज़ नहीं करते। जितने भी कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट है वहाँ पे हम वर्कस्टेशन को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम ESXi सर्वर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जितने मेरे लैपटॉप में भी अभी डेस्कटॉप लैपटॉप सब में मेरे पास VMware वर्कस्टेशन प्लेयर मौजूद है, ठीक है। इसके साथ हम लर्निंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, हम इसी पे अपनी सारी लैब्स को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फ्री वर्जन इज अवेलेबल फॉर नॉन कमर्शियल पर्सनल एंड होम यूज। इसका फ्री वर्जन आप VMware की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी कोई भी फीस नहीं है। इसी के बाद इनका जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट है वहाँ यूज़ होता है, मेरे खुद डेटा सेंटर में यूज़ हो रहा है, वो क्या है, VMware vSphere हाइपरवाइजर, जिसको हम ESXi सर्वर भी कहते हैं। ये क्या होता है, बेयर मेटल हाइपरवाइजर है। बेयर मेटल मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा सर्वर होता है जिसपे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। तो हम सर्वर के ऊपर डायरेक्ट कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले ही हम क्या करते हैं, हाइपरवाइजर ESXi सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जब इसको मैनेज करेंगे तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, vSphere vClient। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आप जैसे आप कोई भी आपने सर्वर इंस्टॉल कर लिया, आप उसको रिमोटली मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई क्लाइंट यूज़ करेंगे। बेसिकली ये क्या करता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है दैट अलाउ यू टू कनेक्ट योर हाइपरवाइजर। जैसे आपके पास कोई सर्वर है तो आप उस सर्वर में कैसे कनेक्ट होते हैं, रिमोट डेस्कटॉप RDP प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं, या अगर कोई लिनक्स का सर्वर है, जैसे मेरे पास लिनक्स का सर्वर है, तो मैं पुडी यूज़ करता हूँ और उसको मैं रिमोटली कनेक्ट कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो इसी तरह इसको vSphere यूज होता है ESXi सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। नाउ अ वेब बेस्ड HTML5 ओल्डर वर्जन वॉज थिन क्लाइंट। अब जो नए वर्जन है उसको आप ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं। पहले इसका जो था आपके पास थिक क्लाइंट होता था, यानी आपको पूरा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती थी, फिर सर्वर को एक्सेस करना पड़ता था। लेकिन अब जितनी भी नए वर्जन आ रहे हैं उनमें सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप किसी भी अच्छे ब्राउजर से कर सकते हैं। उसके बाद होता है vCenter सर्वर। अब ये vCenter सर्वर क्यों यूज होता है, बेसिकली अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाइपरवाइजर मौजूद है, यानी एक से ज़्यादा फिजिकल सर्वर है, लेट सपोज करें 50 है, तो 50 अगर सर्वर है तो फिर आप उसको किसी भी vSphere क्लाइंट से नहीं करेंगे, बल्कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर से करेंगे। उस सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर या पोर्टल को हम कहते हैं vCenter सर्वर। ये भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट टूल टू मैनेज मल्टीपल हाइपरवाइजर, यानी मल्टीपल सर्वर हैं तो उनको मैनेज करने के लिए आप जो टूल यूज करेंगे उसको हम कहेंगे vCenter सर्वर। इंटरफेस इज द सेम एज द vClient विद एडिटेड फंक्शनलिटी, यानी इसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हैं। तो ये पहला वीडियो था मेरा इस सीरीज का, जिसके अंदर मैंने खाली आपको बेसिक बताई है कि वर्चुअलाइजेशन की बेसिक्स क्या होती हैं। कि वर्चुअलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप वर्चुअलाइजेशन की फील्ड में अभी आ जाएंगे और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इजीली $2,000 US आपकी सैलरीज हो सकती है इनिशियल लेवल पे। और अगर कोई अच्छा आपका 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो आप $4,000-5,000 US भी आपकी अर्निंग हो सकती है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ना। थैंक यू वेरी मच।